जैसे सबसे पहले हम बात करें आयोगों के संबंध में, तो आयोग में संवैधानिक, सांविधिक, ये आयोग अपने कई बार क्लासेस में डिस्कस भी किया है कि संवैधानिक आयोग क्या है, सांविधिक आयोग क्या है। तो संवैधानिक आयोग, सांविधिक आयोग का मतलब होता है कि जिन आयोगों का प्रावधान या जिन आयोगों का उपबंध, हाँ सर आज के क्लास स्कॉलर टेस्ट में तो रिकॉर्ड तोड़ दिया, दोनों के कैंपस में लबालब भरे थे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्नेह लगाओ ऐसा ही कर्मा इसके प्रति बना रहे। ठीक है, थैंक यू, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, तो मैं बात कर रहा था संवैधानिक आयोग की। संवैधानिक आयोग का मतलब है जिनका उपबंध संविधान में किया गया हो वह संवैधानिक आयोग कहलाएंगी। जैसे आज की चर्चा में हम संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग, ठीक है, तो ये भी आपका संवैधानिक आयोग, क्योंकि संविधान में इसका प्रावधान है। और तीसरा आयोग आज हम पढ़ेंगे निर्वाचन आयोग। तो निर्वाचन आयोग भी आपका संवैधानिक आयोग है, क्योंकि संविधान में ही इसका प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो आज इनके क्वेश्चन अपन को हल करना है, और इनमें अगर कहीं कोई डाउट रहे तो आप मेरे से निसंकोच पूछिएगा, मैं आपको बताऊंगा। मैंने पहले भी आपको स्टार्टिंग में कहा कि कुछ क्वेश्चन माइनस मार्किंग को ध्यान में रखते हुए अब बनाए गए, तो इनको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आंसर आप लोग भी दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। बहुत सरल सा क्वेश्चन है। तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, आंसर दीजिए। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त या निर्वाचन आयुक्त जो बोलते हैं, भारतीय संविधान के आर्टिकल 324 के अंतर्गत है। और निर्वाचन आयोग में यह लिखा गया है कि यहां पर इसकी जो नियुक्ति होगी किसके द्वारा, राष्ट्रपति। आवाज आ रही हो तो आप लोग आंसर देते चलिएगा। हाँ, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति, आगे बहुत से क्वेश्चनों में कुछ जगह संसद आएगा, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। और अगर कोई व्यक्ति पॉलिटी की तैयारी कर रहा है, पॉलिटी पढ़ रहा है या आर्टिकल पढ़ना है, तो ओरिजिनल संविधान से पढ़ रहा हो, तो बहुत सी जगह पर आपको संविधान के आर्टिकल पढ़ते समय उसमें संसद विधि द्वारा, राष्ट्रपति, किसकी राय, कहां पर परामर्श, ये सब वर्डों को थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि माइनस मार्किंग में यही सब चीजें आपको कंफ्यूजन करेंगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का आंसर बहुत बढ़िया आप लोगों ने दिया, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, सी। ठीक है, ठीक है, काफी स्टूडेंट ने आंसर दिया। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 323 में प्रावधानित है या कहा गया है कि जब संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया जाता है, ये नहीं वर्ड थोड़ा सा ध्यान रखा करिएगा। ठीक है, ये अभी से आप हैबिट में डाल दीजिए, क्योंकि यही कई क्वेश्चन आपको गलत करवाएगा। ठीक है, तो रिपोर्ट अगर स्वीकार नहीं किया जाता तो इस तरह की स्वीकृति इस तरह की स्वीकृति ना देने के कारणों को पहले रखा जाना है। कहां रखा जाना है या कहां रखा जाता है, तो आप में से कोई भी स्टूडेंट इसका आंसर दीजिए। अब थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है ये। ठीक है, मैंने शुरू में ही बता दिया, माइनस मार्किंग को ध्यान में रखते हुए ऐसे क्वेश्चन आपके आएंगे। अभी बताऊंगा कि इसमें क्या क्वेश्चन आपका बन सकता है। आप में से कोई आंसर दीजिए। लोकसभा में, राज्यसभा में, लोकसभा राज्यसभा में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट समिति, बोथ हाउस। बहुत बढ़िया, मतलब आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। ठीक है, चलिए, बाकी लोग आंसर नहीं दे पा रहे। अब आपको ये बात ध्यान रखना है कि इसमें नहीं, ये आंसर गलत है आपका। ठीक है, इसमें आज ही आप 323 आर्टिकल में जाकर के जब पढ़ोगे, 323 आर्टिकल, इसमें मैं लिख देता हूं, 323 आर्टिकल के अंतर्गत सब क्लॉज 1 में जब जाकर के पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा होगा कि अगर कोई भी भारत के संविधान के आर्टिकल 323 के अंतर्गत प्रावधान है कि अगर संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया जाता
तो वहां पर ऐसी स्वीकृति ना देने के कारणों को पहले रखा जाता है संसद के प्रत्येक सदन में या दोनों सदन में। तो जैसे कुछ स्टूडेंटों ने आपके आंसर दिया कि संसद के पटल पर, तो संसद का मतलब होता है लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा राज्यसभा, इसमें संसद ना लिख करके लोकसभा और राज्यसभा लिखा है, इसलिए इसका आंसर ये होगा। ये थोड़ा सा ध्यान रख करके चलेंगे, ठीक है। मतलब हो सकता है कि क्वेश्चन डायरेक्ट अगर बेरेट से पूछेगा तो उठा के संसद लिख देगा, और संसद ना लिख करके लोकसभा राज्यसभा लिखे, तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। आप में से सब लोगों ने पढ़ा भी होगा आर्टिकल 79 में कि संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर के बनती है। तो राष्ट्रपति तो इनकी नियुक्ति ही करेगा, जो इस संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य होंगे, अध्यक्ष होंगे, लेकिन यहां पर रिपोर्ट के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा इसका बेस्ट आंसर होगा, संसद ध्यान रखेंगे, ठीक है, संसद के पटल पर। बहुत बढ़िया आंसर। आगे, कौन सा लोक सेवा आयोगों के कार्यों के दायरे में नहीं आता है? मतलब लोक सेवा आयोग का क्या कार्य नहीं है इनमें से? तो लोक सेवा आयोग के संबंध में आप जहां जा रहे हैं सर्विस के लिए या जिसकी तैयारी कर रहे हैं, उनके कार्य याद हों, उनके आर्टिकल याद हों, और ये संवैधानिक आयोग है क्योंकि भारतीय संविधान की आर्टिकल 315 के अंतर्गत इसका गठन का प्रावधान है। तो संवैधानिक आयोग है, इसको तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे, 320 का सब क्लॉज 3 आर्टिकल है, 320 का सब क्लॉज 3, जिसमें लोक सेवा आयोग के कार्य लिखे गए हैं। 320 में कार्य हैं, यहां पर ध्यान रखेंगे क्या क्या करती है यूपीएससी और पीएससी। तो पहला है सिविल सेवाओं में भर्ती संबंधी परामर्श देना, ठीक है। प्री होगा कि मेंस होगा कि इंटरव्यू होगा कि तीनों होगा, केवल प्री और इंटरव्यू हो जाएगा। फिर इसके बाद पदोन्नति और एक सेवा से दूसरे में स्थानांतरण के संबंध में, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा कि पीएससी सिलेक्टेड पर्सन जो होगा एक समय बाद आईएएस रैंक प्रमोटेड बन जाते हैं। अभी वर्मा जी का एक विवाद चल रहा है, तो वर्मा जी प्रमोटेड आईएएस हैं, तो यहां पर एक सेवा से दूसरी सेवा स्थानांतरण के संबंध में परामर्श देने का काम भी यूपीएससी का है, लोक सेवा आयोग का है। फिर नागरिकों के किसी भी पिछड़े वर्ग के संबंध में नियुक्ति या पदों के आरक्षण के संबंध में परामर्श, ये आंसर इसमें नहीं होगा। हमने पूछा ही इसमें क्या है, नहीं। तो अपनी हैबिट डाल लीजिएगा नॉट वाली, नहीं का मतलब, तो नहीं इसमें ये होगा। और सिविल सेवकों को प्रभावित करने वाले अनुशासनात्मक मामलों में परामर्श देना, तो ये 3 कार्य हैं। लेकिन आरक्षण के संबंध में सिफारिश देना या आरक्षण के संबंध में कार्य करना, ये लोक सेवा आयोग का कार्य नहीं है। 320 आर्टिकल के अंतर्गत आप जाके पढ़ सकते हैं, 320 के सब क्लॉज 3 में लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ, रिजर्वेशन पर नहीं है, ठीक। चलिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 321 के तहत संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार करने की शक्ति निहित किया गया है। कि संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति करेंगे, संसद करेंगे, आयोग के अध्यक्ष करेंगे, कि गृह मंत्रालय द्वारा किया जाएगा? तो इसमें 321 के अंतर्गत आर्टिकल 321 है, इसमें है आपका संसद। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया भी था कि संसद, राष्ट्रपति, संसद विधि द्वारा, ऐसे कई जगह जो वर्ड लिखे रहेंगे आप उनको बिल्कुल रट के जाइएगा, ताकि प्रारंभिक परीक्षा में आपके माइनस मार्किंग वाली समस्या दूर रहे, ठीक है। हाँ, बी, तो संसद विस्तार कर सकती है। नियुक्ति कौन करता है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों को? राष्ट्रपति, ठीक है। और कार्यों में विस्तार करने के लिए है, तो कार्यों में विस्तार करने की शक्ति किसमें होगी? संसद, पार्लियामेंट। आगे, कथन कारण, ये भी क्वेश्चन पुराने पेपरों में देखने मिले हैं, काफी आते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए, संघ लोक सेवा की संस्था के लिए कोई योग्यता निर्धारित नहीं है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। क्या इसका रीजन दिया जाता है? संविधान में संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या तय नहीं है। क्या संविधान की बात मैं कर रहा हूं? संविधान में क्या कहीं पर भी संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या के बारे में प्रावधान किया गया है? तो यहां पर दोनों सही तो हैं, लेकिन RA का सही स्पष्टीकरण या विवरण नहीं है। सदस्यता के लिए कहीं पर भी भारतीय संविधान में योग्यता की बात नहीं लिखी। और ध्यान रखिएगा, कई बच्चे इसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं, सर फिर ऐसे तो कोई व्यक्ति बन जाएगा। तो यहां पर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि योग्यता कुछ नहीं होती है, ये सब संसद तय करेगी विधि द्वारा क्या योग्यता होना चाहिए। लेकिन हमने पढ़ा है कि भारतीय संविधान के संबंध में सदस्यता के लिए कोई योग्यता का निर्धारण संविधान में ऐसा नहीं लिखा है। साथ ही साथ लोक सेवा आयोग के सदस्य कितने होंगे, यह भी इसके अंतर्गत नहीं है, ठीक है। तो इसका भी आंसर बी।
फिर इसके बाद राज्य लोक सेवा के सदस्यों को केवल कदाचार के आधार पर, अब एक क्वेश्चन ये आता है कैसे हटाया जाता है, तो इसका आंसर रहेगा कि केवल कदाचार के आधार पर, केवल कदाचार के आधार पर हटाया जा सकता है। ठीक है, केवल कदाचार के आधार पर हटाया जा सकता है, लेकिन क्वेश्चन पूछा है किसकी जांच पर। अब इसमें दो क्वेश्चन आ गए, समझ पा रहे होंगे आप लोग कि पेपर का पैटर्न पहले क्या था और अभी हमने किस आधार पर बनाया है। पहले सीधा सीधा क्वेश्चन आता था, अभी आपका दोनों। तो किसकी जांच, अब बहुत से विद्यार्थी क्या कहेंगे, राज्य लोक सेवा आयोग है तो इसमें राज्यपाल नियुक्त करेंगे, तो शायद इसमें हाई कोर्ट वाला होना चाहिए, लेकिन जो लगता है वो होता नहीं है। लॉ में कई बार ऐसा होगा, तो इसका आंसर होगा भारत का उच्चतम न्यायालय। ठीक है, बी आंसर नहीं है, इसका आंसर होगा सी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की जांच होती है, सुप्रीम कोर्ट की जांच के आधार पर ही यहां इनको हटाया जा सकता है। और पद से हटाने के लिए केवल कदाचार वर्ड जो लिखा होगा, भारतीय संविधान का आर्टिकल होगा 317। तो 315, 317 वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं, इसको ध्यान रखिएगा। तो राज्य लोक सेवा आयोग के संबंध में है और केवल कदाचार के आधार पर हटाया जाता है, लेकिन किसकी जांच पर, तो भारत के जो उच्चतम न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट के आधार पर। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद इसमें अगला क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 316, तो 315 से 323 ये जो हम पढ़ रहे हैं ये पीएससी और यूपीएससी, और बल्कि मैं इसमें बताऊं जेपीएससी, ज्वाइंट पीएससी इसको बोलते हैं, ये तीनों के लिए। ठीक है, तो यहां पर 315 से 323 आर्टिकल में बताया गया। तो अब इसमें क्वेश्चन आता है 316 क्या है। अब अभी मैंने आपको 315 और 317 का लिंक भी बताया कि 317 में हटाना होगा, 315 में गठन या नियुक्ति के संबंध में बताया गया है। तो लोक सेवा आयोगों की सदस्यों की पदावधि, लोक सेवा के सदस्यों को हटाया जाना, तो यहां 17 हो गया। सेवा शर्तें, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो 7वें का आंसर होगा ए। इसमें एक्चुअली आप आज ही जाकर के देखेंगे 316 आर्टिकल में, तो आपको दो चीजें मिलेगी। अभी हमने केवल एक वर्ड उठाया है, ठीक है, जैसे इसमें पदावधि लिखा है, लेकिन जब बेरट की भाषा पढ़ोगे तो नियुक्ति और पदावधि लिखा होगा। उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, आपने लिखा है, गलत है आंसर आपका, ये होगा। बेस्ट आंसर चुनना है, मैंने आपको बता दिया, बार बार बोल रहा हूं, माइनस मार्किंग में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। आपने रटा हुआ अगर होगा 316 का आर्टिकल, तो उसमें पढ़ोगे नियुक्ति और पदावधि। वो नियुक्ति नहीं पूछ रहा, उसमें पूछेगा पदावधि और एक लिख देगा नीचे इनमें से कोई नहीं, जैसे भी कुछ विद्यार्थियों का आंसर आया। तो ऐसे आप लोगों से भी वहां मिस्टेक ना हो, यहां तो चल जाएगा, वहां गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। ठीक है, आ रही बात मेरी समझ में? ठीक, कोई लिख रहा सी, सी नहीं है भाई, इसमें 7वें का आंसर ए है। और इसको ध्यान रखना, लोक सेवा की नियुक्ति और पदावधि दोनों लिखा होगा हेडिंग से। ठीक है, चलिए, राज्य लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। आप क्वेश्चन देखो तो कोई क्वेश्चन बहुत सरल आ रहे हैं, कुछ थोड़ा सा घुमा करके आ रहे हैं, तो इनको देखते चलिएगा। संविधान के अंतर्गत राज्य लोक सेवा आयोग वार्षिक प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत करता है, तो यहां पर राज्यपाल। आंसर क्या होगा, तो 8वें क्वेश्चन का आंसर है सी। और प्रतिवेदन की बात है तो आप इसको ऐसा भी ध्यान रखना, वैसे क्वेश्चन अभी तक जितने आते थे 315, 317 और 323, जनरली जब हम लोग पढ़ाते थे तो पहले ये पढ़ाते थे। अब माइनस मार्किंग हुआ है तो थोड़ा सा और ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों को, छोटी छोटी गलतियां जो होती है। तो इसमें 315 में गठन की बात की जाती है, ठीक है, 17 में हटाने की बात की जाती है, और 323 में प्रतिवेदन। तो कभी अगर ये क्वेश्चन आए तो थोड़ा ध्यान रखना कि प्रतिवेदन 323 के अंतर्गत है और प्रतिवेदन दिया जाता है राज्यपाल जी को। राज्यपाल महोदय फिर इसे राज्य के विधानमंडल में रखवाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका 8वां। 9वां, मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। अब कई बार अगर आपने ये ध्यान नहीं दिया पेपर देते समय तो सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। कौन है बताइए, सबको पता होना चाहिए। आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं उनके अध्यक्ष, हाँ,
बोलिए, मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के कौन से अध्यक्ष पूछा है, वर्तमान कि प्रथम? तो यहां पर जो वर्तमान है वो सबसे पहले लिख दिया है। कई लोग ध्यान अगर यहां नहीं दे पाए तो क्वेश्चन निश्चित रूप से गलत होगा। आंसर प्रथम अध्यक्ष हमने पूछा है, तो प्रथम अध्यक्ष, हाँ देखिए कोई लिख ही रहा है, राजेश लाल मेहरा। अरे भाई ये पकड़ो, प्रथम अध्यक्ष राजेश लाल मेहरा है, तो वर्तमान कौन है? हाँ किसी ने आंसर दिया, टीवी रहेगी, ठीक है, समझ में आ गया। अभी मैं बोल ही रहा था और आपसे गलती कर ही दिया, आपने पढ़ा मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के प्रथम, छोड़ दिया, सीधे आ गया दिमाग में क्या, अध्यक्ष, और यहीं से समस्या आपको आएगी। ठीक है, तो यहां पर रेगे साहब, टीवी रेगे। ठीक है, कई बार पेपरों में जब क्वेश्चन आया, बहुत सड़ा सा क्वेश्चन था, लेकिन कई बार जब हम मुंह से बोलते हैं, पेपर में जब पढ़ते हैं, तो अधिकतर देखिएगा कि गलती हो जाती है। पढ़ेंगे मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के और अध्यक्ष, पहला जैसे ही देखा आपके मन में टिक लगा दिया। हाँ किसी ने हंसते हुए चेहरा भी भेजा है, महेंद्र सिंह, ठीक है। चलिए, तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि इन वर्डों को क्वेश्चन हल करते समय माइनस मार्किंग, ऐसा नहीं है कि निगेटिव मार्किंग है तो बहुत घबराना है। निगेटिव मार्किंग हमेशा पढ़ने वाले बच्चों के लिए अच्छा रहता है, ठीक, क्योंकि तुक्केबाजी से बाहर हो जाते हैं। तो जो आपको एग्जैक्ट याद है उसी में आंसर आपको लगाना है, ठीक है। हाँ, पढ़ते समय लापरवाही नहीं करना है कि यहां पर राज्य पूछा है, मध्य प्रदेश पूछा है और प्रथम पूछा है, तो ऐसे अभी पढ़ने का तरीका चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे, मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग एक देश है, क्या है? तो मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में ही कहा था कि दो प्रकार के आयोग जनरली पढ़े जाते हैं, एक होते हैं संवैधानिक और एक होता है सांविधिक। सांविधिक ना लिखा हो, इसका इंग्लिश होता है स्टेटरी, और एक होता है, या इसी को बोलते हैं गैर संवैधानिक भी बोल देते हैं। और एक आयोग ऐसा है कि ना संवैधानिक है ना सांविधिक है, वो होता है नीति आयोग, अलग है, वो एक आदेश द्वारा बनाया गया, तो उसको जब पढ़ेंगे तो बाद में बताएंगे, ठीक है। जनरली दो प्रकार पढ़ते हैं, संवैधानिक या गैर संवैधानिक भी बोल देते हैं सांविधिक। सांविधिक का मतलब होता है कि संसद की कोई विधि द्वारा बनाया गया या विधायिका की विधि द्वारा जो बनाए गए आयोग होंगे वो सांविधिक कहलाएंगे, जैसे महिला आयोग वगैरह हो गए, ठीक है। बाकी संवैधानिक जिनका संविधान में उपबंध है, तो यूपीएससी, पीएससी, निर्वाचन आयोग, ये सब कैसे आयोग हो गए, सबका संविधान में प्रावधान है। ये 324 आर्टिकल के तहत है, यहां पर 315 से लेकर 323 तक प्रावधान है, ये भाग 14 है और ये भाग 15 है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे, भाग का मतलब है पार्ट, भारतीय संविधान के कितने पार्ट, ये सबको याद होना चाहिए। तो कुछ कुछ चीजें आपकी लिंकअप से याद हो जाएंगी, ठीक है, कि संवैधानिक निकाय तो है लेकिन लोक सेवा आयोग पूछा है, तो राज्य लोक सेवा और संघ लोक सेवा आयोग, ये दोनों के संबंध में संवैधानिक निकाय, तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि पार्ट या भाग 14, ठीक है, और 324 से 315 से 323, इसका आंसर हो गया ए, ठीक। चलिए आगे, लोक सेवा आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है, या कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक किया गया है? तो लोक सेवा आयोग का प्रावधान कहां से कहां है, अभी आपको मैंने लिख ही दिया था इसके जस्ट पहले ही, ये आपका बना हुआ है। तो संवैधानिक निकाय है और कहां से कहां। अब इसमें देखिए कंफ्यूज करने के लिए, यहां या तो ये ए, ठीक है, कैपिटल ए, ठीक है, 309, ये भी मैं आपको चर्चा में बता दूं कि 308, 309, 310 ये इसी भाग के अंतर्गत है। तो यहां पर जो हम लोक सेवक बनने जा रहे हैं, जो पीएससी के द्वारा हम लोक सेवक बनेंगे, तो उनके लिए प्रसाद का सिद्धांत, उनका संवैधानिक संरक्षण, जैसे 310 में प्रसाद का सिद्धांत है, 311 में संवैधानिक संरक्षण है, 312 में आपका अखिल भारतीय सेवा और अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का प्रावधान है। तो ऐसी कुछ चीजें आपको डायरेक्ट याद करके रखना है कि किस भाग में क्या लिखा गया है, और जिस विभाग में या जिस जोन से अधिकारी बनने जा रहे हैं, अगर वही नहीं पता हो आपको तो फिर समस्या होगी। जैसे अभी वर्मा जी का एक केस चल रहा है, तो वर्मा साहब को कौन सा संरक्षण प्राप्त है, संवैधानिक संरक्षण,
भाई कोई भी लोक सेवक होगा उसको संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है, संविधान के आर्टिकल 311 के अंतर्गत है। तो अभी करंट के कई ऐसे मुद्दे हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रख करके चलिएगा कि यहां हमें वो आर्टिकल तो जरूर याद हों, या उन आर्टिकलों को अब केवल ऊपर ऊपर से पढ़ के काम नहीं चलेगा, अंदर भी जाकर के पढ़ना पड़ेगा। हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें कोई क्वेश्चन हमारे गलत ना होने पाए। ठीक है, तो 315 से 323 और इसी में लिख सकते हो आप भाग 14। अगर भूले कभी तो एक आपको मैं याद करने की ट्रिक और बता दूं कि भाग 14A ट्रिब्यूनल या अधिकरण के संबंध में प्रावधान है, और ये 323A और 323B है, और ये संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी पेपर में आता है कई बार। फिर इसी के बाद भाग 15 चालू हो जाता है, तो 324 से लेकर 329 तक आपका निर्वाचन के संबंध में प्रावधान है, या निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। तो याद करने की उस तरीके कि आसपास के जो आयोग रहें या आर्टिकल रहें, वो आर्टिकल वो पार्ट आपको याद होने चाहिए। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं। चलिए, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की पदावधि कितनी है? तो किसकी पूछा है, पहले तो ये ध्यान रखना, अध्यक्ष की। कौन से अध्यक्ष की? राज्य लोक सेवा की संघ। तो संघ, संघ का मतलब आरएसएस नहीं है यहां, संघ का मतलब यहां केंद्र। तो संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष की पदावधि कितनी होती है? तो इसकी पदावधि लगभग सबको पता ही होगी। आर्टिकल अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, कौन सा आर्टिकल था? 316। तो 316 पदावधि और नियुक्ति की बात करती है, सब क्लॉज 2 में है, और यहां पर है ये। हाँ, आंसर लिख रहे थे कोई? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की पदावधि कितनी है? कितनी है? छह वर्ष या 65 वर्ष? हाँ, किस आर्टिकल के तहत? 316 का सब क्लॉज 2। आपको एक पदावधि वाला क्वेश्चन पहले ही मैंने आपको आर्टिकल का दे दिया है, यहां पर इसको लिंक करके बता दिया, सब क्लॉज के अंतर्गत है, वो भी आप याद कर सकते हैं। आगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रसाद का सिद्धांत? इसका आंसर पहले आप लोग दीजिए, फिर मैं इसमें बताता हूं, इसको थोड़ा समझा भी देता हूं। प्रसाद का सिद्धांत, हाँ, किसी ने लिखा है सी। आपने 76 और 165 ये महान्यायवादी और महाधिवक्ता, इनके संबंध में पढ़ा होगा भारतीय संविधान में। तो यहां पर भी तो पढ़ा होगा प्लेजर। ध्यान रखिएगा, यहां पर जो प्लेजर है वो ये है कि महान्यायवादी महाधिवक्ता जब तक राष्ट्रपति चाहता है उनके प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करके रखते हैं, वो अलग है। लेकिन कभी भी पेपर में यह क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रसाद का सिद्धांत कहां है, तो ये प्रसाद का सिद्धांत हमेशा आंसर होता है। बहुत बढ़िया, सब लोगों ने आंसर दिया, आर्टिकल 310। ये डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर है, अर्थात ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आप लोक सेवक बन जाते हैं, तो आपको अगर पद से कोई हटाता है, तो वहां पर उनके लिए आपके सर्विस रूल 309 के अंतर्गत 310 ये कहता है प्रसाद का सिद्धांत, 311 कहता है संवैधानिक संरक्षण। ये बिल्कुल रटे हुए होना चाहिए, क्योंकि ये इंटरव्यू, प्रारंभिक परीक्षा सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, तो 311 में आपका संवैधानिक संरक्षण है। प्रसाद का सिद्धांत हमने पूछा है, तो प्रसाद का सिद्धांत 310 के अंतर्गत है। 310, कोई 311 भी लिख रहा है, 311 में संवैधानिक संरक्षण है, वो भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, प्रसाद का सिद्धांत का मतलब होता है कि यहां पर अगर संघ लोक सेवा आयोग का है तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, और अगर राज्य का है तो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। ठीक है, वैसे पदावधि तो उनकी रहती है, जो सर्विस रूल रहेगा, जैसे 60 साल की एज में रिटायर हो जाएंगे, कि 62 साल की, 65 साल की। परंतु हमारे भारतीय संविधान में लिखा है कि लोक सेवक राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होंगे, जो भी संघ के संबंध में सेवाओं से संबंधित हैं, और राज्य की सेवाओं से संबंधित है तो राज्यपाल की। ठीक है सर, एसआई के लिए भी क्लास ले लीजिए करो, ये भी बड़ी पोस्ट है। अरे भाई, बड़ी पोस्ट छोटी पोस्ट है सर, एसआई के लिए भी क्लास ले लिया करो, ये बड़ी पोस्ट है। सभी पोस्ट बड़ी है भाई, सरकारी नौकरी बड़ी है, तो ऐसा थोड़ी है कि एसआई की पोस्ट छोटी मैं मानता हूं। ठीक है, और
वहां पर भी क्वेश्चन अगर आएंगे आयोग के तो निश्चित रूप से कवर सब होंगी। ठीक है, चलिए ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सजेशन के लिए, मैं कोशिश पूरी करूंगा। ठीक, चलिए, राज्य लोक सेवा आयोग के व्यय का वहन किया जाता है, तो कैसे इनका वहन किया जाता है? राज्य लोक सेवा आयोग, यहां राज्य लिखा है, जब भी पढ़ा करें थोड़ा सा ध्यान रखिए, लोक सेवा आयोग तो ठीक है, राज्य है कि संघ है, तो इनका व्यय कैसे लिया जाएगा? तो 14 क्वेश्चन का आंसर होगा राज्य की संचित निधि पर। ठीक है, राज्य की संचित निधि, और इसमें अगर आप चाहें तो जाकर के 320 एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, वहां पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये डायरेक्ट आपका हेडिंग वाला क्वेश्चन आएगा व्यय का प्रावधान का। मैंने पहले बोला है, इसके पहले अपन केवल 315, 317, 323 कहा करते पढ़ने। ठीक है, माइनस मार्किंग में थोड़ा सा ध्यान रख करके चलेंगे, हालांकि ये क्वेश्चन सरल रहेगा, थोड़ा भी दिमाग लगा लोगे तो आपसे बन जाएगा। ठीक है, कि राज्य लोक सेवा आयोग के व्यय का वहन राज्य की संचित निधि से। ठीक, डी नंबर, राज्य लोक सेवा आयोग, सॉरी अब यहां राज्य नहीं लिखा, लोक सेवा आयोग लिखा है कि व्यय का प्रावधान कहां है? तो लोक सेवा आयोग के व्यय का प्रावधान किस आर्टिकल के तहत किया गया है? तो आर्टिकल कौन सा है? 322, सॉरी 20 बोल दिया था, 22, 322 होगा। ठीक है, 322, हाँ, राज्य की संचित निधि, ओके सर, ठीक, 322। तो ये आर्टिकल ही जाकर के देखना है, इसमें डायरेक्ट हेडिंग का क्वेश्चन है। ठीक, ऐसा दिमाग में बैठाइएगा, 15 से लेकर के 23 तक जिसकी आप तैयारी कर रहे हो एमपीपीएससी, उसके बारे में क्या क्या चीजें हैं ये आपकी हेडिंग तो पढ़ करके जाना ही है। ठीक है, तो व्यय के संबंध में क्वेश्चन एक पहले आपको दे दिया गया कि व्यय का वहन कैसे होगा, तो राज्य की संचित निधि से, और व्यय के संबंध में प्रावधान कहां, तो ये 322 के अंतर्गत, 322। ठीक है, चलिए आगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, करिए विचार। पहला पॉइंट है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य एक सदस्य के रूप में पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। वर्जित किया गया, पुनर्नियुक्ति नहीं होगी, वर्जित का मतलब नहीं, बार्ड, सही है। केंद्र या राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य रोजगार या अन्य सवेतन नियोजन में नहीं रहेगा, सवेतन नियोजन भी लिख करके आता है, अयोग्य हो जाएंगे। राज्यपाल की तरह संविधान के पदाधिकारी बनने के अयोग्य घोषित हो जाएंगे। तो इसमें तीनों कथन सही होंगे। प्री का एग्जाम निकालना आसान हो जाएगा निगेटिव मार्किंग के आने से, ऐसा नहीं है। जिसकी तैयारी मतलब उसमें तुक्केबाजी खत्म हो जाएगी, तो मार्किंग जो होगी, मतलब जो जिसको एग्जैक्ट आंसर होगा वही व्यक्ति ही पेपर निकाल पाएगा। तो जनरली इसमें पढ़ने वालों का बेनिफिट होता है। ठीक है, चलिए, तो इसमें 1, 2, 3 तीनों ऑप्शन इसके सही है। ठीक है, आगे, संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है। 312 किससे संबंधित है? देखिए, 311 तक तो भी आपको मैंने कई बार बता दिया। 309 में आपकी जो नियमावली होगी सिविल सेवा की, 310 में प्रसाद का सिद्धांत, 11 में संवैधानिक संरक्षण, 12 बचा तो वो भी उसका भी क्वेश्चन दे दिया अपन ने। अब ऐसा नहीं आयोग पढ़ना है तो 315 323 ही पढ़ेंगे, यहां के क्वेश्चन भी आपको कवर करके चलना है। 312 में अखिल भारतीय, आपने सेवाएं सुनी होंगी, अखिल भारतीय सेवा और अखिल भारतीय न्यायिक सेवा, तो इसकी तो अभी चर्चा फिर नहीं चल रही है न्यायिक सेवा की। तो जो अखिल भारतीय सेवा का प्रावधान है भारतीय संविधान में 312 में, और न्यायिक सेवा के संबंध में राज्यसभा के 2/3 मेंबर अगर घोषित कर दे तो वहां पर अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन भी किया जा सकता है। ठीक है, हाँ, कट ऑफ कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए, क्लियर है। तो अखिल भारतीय सेवा का गठन, ये आर्टिकल लिखा है, और चाहो तो इसके भाग और आर्टिकल दोनों चीजें भी आप पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक, चलिए, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत निर्वाचन आयोग में निहित मतदाता सूची के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण किस प्रावधान के तहत हैं? ये क्वेश्चन लगभग सबसे बन जाएगा। ठीक है, देखिए, भारत के निर्वाचन आयोग या निर्वाचन आयोग में निहित मतदाता सूची, अभी एसआईआर का खूब विवाद रहा है। हाँ, राज्यसभा के 2/3 बहुमत से निर्मित हो सकती है। ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर।
ठीक, हाँ मतलब भी मेरा कहना है कि 312 पढ़ें तो उसके अंदर भी जाकर के एक बार डिटेल में देख लें, खासतौर से जहां लोकसभा हो, जहां राज्यसभा हो, जहां संसद लिखा हो, संसद विधि द्वारा लिखा हो, ठीक है, राष्ट्रपति लिखा हो, ऐसे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखिए, मतदाता सूची के अधीक्षण, अधीक्षण को आप लोगों की परीक्षा में कई बार संचालन लिख करके आता है, सुपरटेंडेंस बोलते हैं, डायरेक्शन बोलते हैं इसको, निदेशन को, ठीक है, और नियंत्रण को कंट्रोल। तो संचालन, निदेशन, नियंत्रण किस प्रावधान के तहत है? तो ये लगभग सबसे बन जाएगा संविधान का अनुच्छेद 324 की आर्टिकल, जो आर्टिकल 324 है इसकी हेडिंग ही लिखी हुई है। ठीक है, इसको अधीक्षण, निदेशन या निर्देशन, डायरेक्शन और कंट्रोल, अर्थात इसमें नियंत्रण, ये तीन चीजें इसके अंदर बताई गई हैं। ठीक है, क्वेश्चन के पैटर्न बढ़ेंगे, क्वेश्चन के पैटर्न बढ़ सकते हैं, जैसे मैंने कथन कारण वाले अभी आपको दिए, विचार कीजिए वाले क्वेश्चन दिए, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, निगेटिव सेंस वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उनको आपको ध्यान रख करके चलना है। ठीक, चलिए आगे, भारत के संविधान, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 327 के अंतर्गत किए गए निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन, ठीक है, डिलिमिटेशन जो बोलते हैं, तो 327 के अधीन जो परिसीमन के संबंधित किसी भी विधि की वैधता के संबंध में निम्नलिखित वक्तव्य कौन से सही हैं पूछा है। अब अभी हम नोट पढ़ते आ रहे थे, इसका आंसर आप में से कोई पहले प्रयास कीजिए, फिर मैं इसको समझाता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पहले अपन सीधा सीधा पढ़ाते थे, अभी आपको थोड़ा सा घुमाकर क्वेश्चन याद करने पड़ेंगे। जैसे मैंने एक आर्टिकल लिख करके बना दिया, ऐसे कोई दूसरा चीज भी इसके अंतर्गत क्वेश्चन बना करके दे सकते हैं। तो आप में से कोई इसका आंसर दीजिए पहले। 327 के अंतर्गत निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन संबंधी विवाद की वैधता वक्तव्य कौन सा सही है? हाँ, एक ने आंसर दिया बी, भारत के उच्चतम न्यायालय संबंधित उच्च न्यायालय के संप्रेक्षण। मैंने आंसर इसलिए बोला है पहले आप दीजिए, क्योंकि अपन पहले समझें तो कि इसमें आप लोगों को कहां पर क्या प्रॉब्लम आएगी, और आप क्वेश्चन देख के समझ भी जाओगी। अगर पुराने पेपर में या पुराने मेरे वीडियो देखा होगा आपने, तो क्वेश्चन बहुत सिंपल आए होंगे। अभी एक संभावना है कि क्वेश्चन सिंपल ही हैं, लेकिन थोड़ा सा घुमा करके आएंगे, तो उसको पढ़ते समय ध्यान रखना है। दीजिए भाई आंसर। सर लाइव 300 प्लस होने वाले हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। किसी ने लिखा ए, भारत के उच्चतम न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जा सकती है और परीक्षण किया जा सकता है। विनय शर्मा आपने दिया है 11A, अच्छा 11A आपके नाम पे है, ठीक है, DDD, ठीक है। बस देखिए, कहीं चुनौती नहीं विनय शर्मा, ठीक है। आर्टिकल भी याद है क्या तुम्हें? आप में से कुछ विद्यार्थियों ने ए लगाया, कुछ ने बी बोला, आंसर इसका है डी। अब आप कहोगे सर ये कैसे? क्लास के बाद परिसीमन पर कहीं नहीं अपील होगी। अपील क्यों बोलते हो भाई? चुनौती नहीं बोलो सीधे। इसमें सीधा एक वर्ड लिखा होगा आर्टिकल 329 में, न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन बोलते हैं, न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन। इसको ऐसा पढ़ा करिएगा। ठीक है, पता नहीं सर, ठीक है कोई बात नहीं। तो पता नहीं है तो यहां पर ध्यान रखना, प्रश्नगत नहीं। अब वर्डों का खेल है सब, इनको ध्यान रखिएगा। क्लास के बाद भी एक आध बार इसको देख लेना। ये क्वेश्चन कुछ टफ है, कुछ बहुत सरल आएंगे, कुछ तो क्वेश्चन ऐसे है कि देखते साथ लगा ये आंसर सही है, कुछ का लगा ये लेकिन निकला कोई और। जैसे पीएससी का अध्यक्ष पूछा था मैंने, प्रथम और वर्तमान बता रहे थे आप लोग। अब यहां पर जो क्वेश्चन है इसमें ध्यान रखना। देखिए, जब हम संविधान में पढ़ते हैं तो संविधान में आपको आर्टिकल मिलेगा 329 और निर्वाचन आयोग 324 से लेकर के 329 तक ही है। तो एक तो याद करने का तरीका ये रहेगा कि 324 से 329 में जो लास्ट धारा है इसकी, इसको पकड़ लिया करिए ऐसे। जैसे अभी मैंने आपको 315 323 में कहा, 323 में प्रतिवेदन है, वो लगभग कई बार क्वेश्चन पेपर में आया है, पीएससी ने पूछा है। पीएससी का पेपर देने जा रहे हो तो कम से कम ये तो पता रहे कि उसका प्रतिवेदन किसको दिया जाता है। ऐसे ही लास्ट आर्टिकल आपका है निर्वाचन आयोग के संबंध में 329 का 329।
तो 329 में लिखा है कि न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन किसके संबंध में? निर्वाचन संबंधी मामलों। ये पढ़ने का तरीका होता है। तो निर्वाचन संबंधी इलेक्शन रिलेटेड जो केसेस हैं, जैसे आप लोग अपील लिख रहे थे, अब यही सब चीजें गड़बड़ कर जाती हो, प्री में भी, मेंस में भी, इंटरव्यू में भी। ठीक है, तो आपको ऐसे पढ़ना चाहिए। न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन किस चीज की? न्यायालय का वर्जन किया गया किसके लिए? हस्तक्षेप के लिए। किसके हस्तक्षेप के लिए? निर्वाचन संबंधी मामलों में। निर्वाचन आयोग अपने आप में जब निर्वाचन संबंधी कार्य करे, परिसीमन संबंधी कार्य करे, तो उसमें कहीं भी प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। अगर आप सतना क्षेत्र के होंगे, इंदौर क्षेत्र के होंगे, या खजुराहो क्षेत्र के होंगे, जबलपुर क्षेत्र के होंगे, ठीक है, तो ऐसे कई बार आपने देखा होगा परिसीमन होने से कई सीटों का क्षेत्र घटा और बढ़ा है। जैसे पहले कटनी क्षेत्र जो था वह आता था जबलपुर में, लेकिन अब वो कहां आ गया? खजुराहो संसदीय क्षेत्र में। ठीक है, तो बहुत से क्षेत्र का जो घटना बढ़ना, वो डिलिमिटेशन जो कहलाता है, परिसीमन। परिसीमन हो गया। कई नेताओं की राजनीतिक सीट जो थी, जो उनकी पहचान थी वहां से, वो सीट ही खत्म हो गई। जैसे जबलपुर के पास एक कटंगी विधानसभा होती थी पहले, तो विधानसभा सीट वो समाप्त हो गई। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ऐसे मामलों में न्यायालय हस्तक्षेप करने लग जाएगा तो कभी भी निर्वाचन आयोग जितने भी कार्य करे, सब में विवाद उत्पन्न होते रहेंगे। तो निर्वाचन संबंधी मामलों में हस्तक्षेप नहीं होगा। तो निर्वाचन संबंधी में केवल यह ध्यान नहीं रखना है कि शराब बट रही थी, सर उसके बारे में कोर्ट पहुंच जाए कोई, तो कभी चुनाव ही नहीं हो पाता। सर उसकी 2 से अधिक संतानें हैं 26 जनवरी 2000 सन के बाद, इसलिए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो गया, तो वहां पर आप बीच में नहीं जा सकते। वो साड़ी बांट रहा है, वो पायल बांट रहा है, ठीक है, वह भगवान की मूर्ति लेके कसम दिलवा रहा है। तो ऐसा लोग बाग एक दूसरे पर जो लांछन लगाते हैं, उसके संबंध में आप न्यायालय नहीं जा सकते। निर्वाचन संबंधी मामलों ये पढ़ाया जाता है। लेकिन इसी में एक परिसीमन संबंधी विवाद आता है, तो परिसीमन संबंधी विवाद भी तो निर्वाचन संबंधी विवाद ही है। तो निर्वाचन संबंधी मामलों में सभी चीजें आ गई। तो इलेक्शन संबंधी जितने भी मामले होंगे, इस पे न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। तो जिन्होंने आंसर दिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने बहुत अच्छे से तैयारी किया, क्वेश्चन पकड़ लिया। ठीक है, तो यहां पर इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 85 नहीं, आप घर जाकर के पढ़िएगा, 327 में भी एक वर्ड लिखा है कानून बनाने की। ठीक है, और 85 वो नहीं है, 82 है। ठीक है, 82 में परिसीमन वाला, समायोजन वाला जो आता है जनगणना के बाद, वो आर्टिकल आपने गलत लिखा है। ठीक है, चलिए, तो यहां पर इसको ध्यान रखना। 327 के अंतर्गत निर्वाचन संबंधी मामलों के लिए न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन किया गया, प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। प्रश्नगत नहीं या वर्जन, वार्ड जिसको बोलते हैं, कि न्यायालय में कार्यवाहियां नहीं चलेंगी। ठीक है, आगे, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 से 18 वर्ष लाया गया या किया गया? अब देखो, हर बार हम पढ़ते थे कि वयस्क मताधिकार का प्रावधान भारतीय संविधान में कहां? सीधा आंसर होता था 326, काम खत्म हो गया। इस बार काम खत्म नहीं होगा। इस बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, इसी क्वेश्चन को घुमा करके पूछा गया कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा, तो यहां पूछ रहे हैं संशोधन। आंसर आपको खुद ऊपर लिखा मिल गया, 21 से 18। तो वयस्क मताधिकार तो 18 साल, मतलब 18 साल के ऊपर का व्यक्ति वोट डाल सकता है, ये आर्टिकल 326 में है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आने की उम्मीद है कि आर्टिकल 326 के बारे में कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है। हाँ, तो यहां पर अब कुछ विद्यार्थियों को याद था, यहां पर ये पकड़ा करिए पहले, 61वां संविधान संशोधन। अब बहुत से विद्यार्थियों को कंफ्यूजन इसमें भी रहता है, सर ये 1989 हमने पढ़ रखा है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, 89 में लागू हुआ है, लेकिन एक्ट का नाम जो था, संशोधन अधिनियम जो कहलाता है, वो 1988 का था। तो कंफ्यूजन में नहीं आएंगी। और 88 ना लिखा हो, 1989 लिखा हो, तो 1989 आंसर लगाना है, क्योंकि इसको ऐसा पढ़ा जाता है, आप लोग भी जानते हो, जैसे अभी 2026-27 चलेगा, ऐसे ही सरकार के संबंध में 1988, 89 पढ़ा जाता है, 89। ठीक है, और ये संविधान संशोधन के लिए जो अधिनियम बना, ये 88 का लागू हुआ 89 से। और किसी को कंफ्यूजन लगी तो भारतीय संविधान का, ओरिजिनल संविधान का जो है, बेरेट उठाइए और 326 आर्टिकल में जाकर के देख लेना, वहां खुद ही लिखा मिल जाता है। और ये दोनों चीजें भी कुछ कुछ आपको बना करके चलनी पड़ेंगी। और अभी SIR का फॉर्म भरा होगा या चल रहे हैं, अभी भरा होगा या भर दिया होगा आप लोगों ने, तो उस समय भी अभी निर्वाचन आयोग के सामने सब विवादित
मतलब विवादित नहीं कहना चाहिए, अभी वर्तमान में ये काफी फेमस क्वेश्चन रहेंगे कि भाई निर्वाचन संबंधी मामलों में क्या क्या कार्यवाहियां हो सकती थी, कौन से बेसिक क्वेश्चन लगभग आपको पता होने चाहिए। तो दुनिया जान रही है कि 18 वर्ष का व्यक्ति वोट डाल सकता है, आप भी 18 साल के अभी हो गए हैं, तो आपका SIR के संबंध में पापा का 2003 में कहां चुनाव डाले थे, वोट डाले थे, उसके संबंध में पूरा का पूरा फॉर्म भरा गया होगा। ठीक है, तो आप 18 साल के अभी हैं, वोट डाल सकते हैं, वोटिंग राइट है, लेकिन ये कब से अधिकार मिला? ठीक है, तो ये 1988 का अधिनियम था, 89 से लागू हुआ। ठीक, चलिए आगे, कौन सा कथन सही कथन है, सही पूछा है कि गलत पूछा है, ये भी ध्यान रखा करिए। संसद सदस्य की योग्यता के प्रश्न का निर्णय संसद सदस्य, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है अगर कोई, तो उसकी अयोग्यता के प्रश्न, डिस्क्वालिफिकेशन का जो प्रश्न का निर्णय लेने में राष्ट्रपति कार्यवाही करेगा। क्या कार्यवाही करेगा राष्ट्रपति? तो इसके संबंध में हमारा आर्टिकल है 103 का सब क्लॉज 2। इसका आंसर आप में से कोई दीजिए। किसी ने बी आंसर दिया है? बी नहीं है भाई, उच्चतम न्यायालय की राय के अनुसार नहीं होता। ए नंबर आंसर दिया निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग, हाँ वही है निर्वाचन चुनाव। ठीक है, देखिए संसद सदस्य की अयोग्यता के संबंध में, अयोग्यता डिस्क्वालिफिकेशन की, क्या कोई व्यक्ति अयोग्य हो गया है कि नहीं हुआ। ठीक है, जैसे गलत तरीके से चुनाव लड़ लिया, SC/ST की सीट में जनरल OBC वाला व्यक्ति चुनाव लड़के बैठ गया है। ठीक है, तो अगर ऐसी कोई भी बात, कोई गलत जानकारी दे करके चुनाव लड़ गया है, ठीक, तो ऐसी परिस्थितियों में चुनाव आयोग की राय के अनुसार, आपने पढ़ा होगा कि हर जगह राष्ट्रपति किसकी सलाह लेते हैं? मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद की। तो मंत्रिमंडल की सलाह लेकर के काम करते हैं। लेकिन निर्वाचन संबंधी मामलों में या किसी व्यक्ति की अयोग्यता संबंधी मामलों में हम बात करें, तो अयोग्यता संबंधी की, किसी सदस्य की निर्योग्यता योग्यता संबंधी मामलों में राय ली जाती है निर्वाचन आयोग से, और 103 का सब क्लॉज 2 के अंतर्गत प्रावधान है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन से। चलिए बहुत बढ़िया, आगे। हाँ, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को कैसे हटाया जा सकता है, यह अगला क्वेश्चन है। तो कैसे हटाया जा सकता है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को? CEC, चीफ इलेक्शन कमीशन को रिमूव करने का क्या आधार है? 2/3 बहुमत से मंत्रिमंडल का संकल्प, दोनों सदनों का संकल्प, भारत के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या आंसर होगा? थोड़ा सा पढ़ करके आंसर इसका दीजिए। ए आपने दिया है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने का जो आधार है वो क्या है? देखिए, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने का आधार होता है वही जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हो, और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के आधार है साबित कदाचार और असमर्थता, साबित कदाचार और असमर्थता, मिसबिहेवियर, इनकैपेसिटी। ठीक है, तो यहां पर इसके आधार पर, यहां हमने कंफ्यूज करने के लिए मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश लिख दिया है। अगर मुख्य न्यायाधीश को हटाने का आधार लिख देता तो आंसर ये हो जाता, लेकिन इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ए नंबर आप लोगों ने लगाया। 2/3 बहुमत से मंत्रिमंडल का संकल्प, इसके आधार पर नहीं हटाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के जो जज को हटाने का आधार है वही आधार है CEC, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, और ये लिखा होगा 324 का 5 में। और इस आधार पर कैग को, CEC, हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज, ठीक है, इन सब को हटाने का आधार एक जैसा ही। हमने इसमें कंफ्यूजन करने के लिए सिफारिश लिख दिया था। ठीक है, तो सिफारिश ना लिख करके अगर मैं आधार लिख देता तो आंसर ये हो जाता। ठीक, क्लियर? हाँ, तो यहां पर ध्यान रखिएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। हटाने का आधार आप लोग लिख लीजिएगा इसे।
चलिए आगे, संविधान में निर्वाचन आयोग का उपबंध कहां किया गया है? तो अभी तो एसआईआर बता दिया, तो एसआईआर में ये तो क्वेश्चन आने की संभावना प्रबल रहती है इसकी, ठीक है। इसमें तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन सा कथन सत्य कौन सा असत्य है। तो अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि भाग 14 जब पढ़ा तो भाग 14 में 300, वैसे वो 8 से है लेकिन अपन 15 से लेकर के 323 तक पढ़े, और 324 से निर्वाचन आयोग स्टार्ट है, तो भाग होगा कौन सा 15, 14 के बाद 15 होगा। तो यहां पर इसका आंसर होगा सी नंबर, भारतीय संविधान के भाग 15 अनुच्छेद 324। आंसर आप लोगों का नहीं आया, आंसर आप लोगों का नहीं आया। हाँ, भाग 15 324, ये बिल्कुल रट जाइएगा। 14 में ये है, 15 में ये, 324 से 329 इसकी लास्ट, और इसका आर्टिकल भी मैंने डिस्कस किया है, और साथ में पार्ट 14 ए भी आपको बता दिया है, 42वें संविधान संशोधन वाला। जो लोग अभी जुड़े हैं वो पहले वाली क्लासेस में या इसके पहले थोड़ी देर पहले की वीडियो अगर देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक। चलिए, वोट देने का अधिकार किस अनुच्छेद में नहीं था? अब अभी हमने एक 18 साल वाली बात पढ़ लिया है। अब एसआईआर में अभी जब बिहार में चुनाव हुआ तो उसमें काफी ये चर्चा में रहा है कि भाई हमारे वोट देने का अधिकार ही छीन लिया गया, हमारा संवैधानिक अधिकार है, ठीक है, हमारे अधिकार का हनन हो रहा है, हमारा नाम ही काट दिया गया है, हम यहाँ पर 100 साल से इस गांव में रह रहे थे, हमारे दादा परदादा, और हमारा नाम नहीं है। तो अभी काफी प्रकार के विवाद रहे। तो ऐसे क्वेश्चन जो विवादित रहा करें या जिसकी चर्चाएं ज्यादा रहें, ठीक है, तो वो वर्तमान के संबंध में जो आयुक्त वगैरह होंगे या जिनके बारे में विवाद रहा वो भी नाम आपको याद रखना है, ठीक है, और साथ ही साथ संविधान का कोई आर्टिकल है तो वो भी याद करना है। तो यहां पर आपका किस आर्टिकल के तहत, तो 326, ठीक है, 326, हाँ सी, बहुत बढ़िया आंसर दिया। 324 में अभी आपको अधीक्षण निदेशन कंट्रोल पढ़ाई दिया है, गठन जिसमें पढ़ते हैं निदेशन और नियंत्रण। 325 में है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर कोई व्यक्ति दावा नहीं करेगा। 326 में वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार मतलब जो 18 साल की एज हो गई है वो व्यक्ति वोट डालने का अधिकारी है। तो यही तो पूछा है कि वोट देने का अधिकार किसको, तो 18 साल की एज। अभी आपको थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था 61वां संविधान संशोधन 1988, तो यहां पर 326 इसका आंसर है। 327 का परिसीमन वाला जोड़ करके आपको 329 के साथ एक क्वेश्चन अभी आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो वोट देने का अधिकार भारतीय संविधान के आर्टिकल 326 में डायरेक्ट नहीं लिखा है, उसमें लिखा है 18 वर्ष का व्यक्ति वोट देने का अधिकारी है, ठीक है। चलिए, और वो सांविधिक अधिकार है, मतलब ऐसा नहीं कि आपको अधिकार होगा ही होगा, भाई आपका अगर नाम है निर्वाचन नामावली में तो वोट डालोगे, अन्यथा वोट डालने का अधिकार आपको नहीं है। और विधि द्वारा छीना भी जा सकता है। जैसे कोई व्यक्ति जेल में चला गया है तो क्या जेल में रहते हुए वोट डालने का अधिकारी है? नहीं है, तो नियमों के आधार पर उसको बाढ़ भी किया जा सकता है, इसलिए कहा जाता है सांविधिक अधिकार, ठीक। चलिए आगे, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य है ये सबको पता होना चाहिए। हालांकि पंचायतों का चुनाव इस साल नहीं है, लेकिन फिर भी मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग कितने सदस्य है बताइए। अगर मैं संघ की बात करूं निर्वाचन आयोग, तो वर्तमान में 1+2 अर्थात सीईसी और ईसी, इलेक्शन कमिश्नर 2 और एक है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तो ये हो गए 3 सदस्य। लेकिन मैं राज्य की बात करता हूं तो राज्य में कितने हैं, तो राज्य निर्वाचन आयोग जो मिलकर बना है कितने सदस्य है? बहुत बढ़िया, एक ही ने आंसर दिया है भाई, 1 सदस्य, और इनका नाम वगैरह भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। डी नंबर, हाँ, तो डी नंबर 1 सदस्य है। और अगर इसी क्वेश्चन को मैं राज्य हटा दूं, अगर केवल इतना पूछता तो 3 सदस्य लिख देते कि 1+2 अर्थात टोटल 3, ठीक है। तो निर्वाचन आयोग 3 सदस्य है, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग 1 सदस्य है मध्य प्रदेश का भी। आगे निर्वाचन, एक आगे मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने का क्या आधार है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने का आधार अभी आपको मैंने बता ही दिया है कि मुख्य निर्वाचन आयोग को हटाने का आधार है केवल कदाचार, कदाचार असमर्थता। तो साबित कदाचार और समर्थता के आधार पर 29 का आंसर होगा बी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने का आधार, तो हाँ 1 का बी,
साबित कराचार और समर्था, ये मैंने आपको कहा 324 का 7+5 के अंतर्गत पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होगा जो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का आधार है वही आधार, ठीक है, ये मुख्य का लिखा है। निर्वाचन आयुक्तों को कैसे हटाया जाता है? निर्वाचन आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर, राष्ट्रपति से सिफारिश कर दे तो उनको हटा दिया जाता है, ठीक है, तो यहां पर ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, ये टेस्ट सीरीज के लिए है। आगे, निर्वाचन आयोग निम्न में से किन निर्वाचनों के लिए अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण, ऐसा लगेगा जैसा भी ये क्वेश्चन हल किया वही तो फिर आ गया, निर्वाचन के लिए अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का कार्य नहीं करती, पूछा है। क्या लिखा है इसमें? नहीं। तो कौन सा कार्य, मतलब अधीक्षण, निदेशन, नियंत्रण करेंगे लेकिन किसके निर्वाचन के संबंध में नहीं करेंगे? राष्ट्रपति का चुनाव, बिल्कुल सही है ये। उपराष्ट्रपति का चुनाव, लोकसभा राज्यसभा का चुनाव यही कराते हैं। तो लोकसभा राज्यसभा मतलब संसद का चुनाव, विधानमंडल का चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, इन सब के संबंध में अधीक्षण, सुपरटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल करने का कार्य निर्वाचन आयोग का है। लेकिन हमने पूछा है किसका कार्य नहीं है, तो पंचायतों का चुनाव कराने का इनका काम नहीं है। पंचायतों के लिए हमारे यहां राज्य निर्वाचन आयोग बनाया गया है, जो पार्ट 9 संविधान के भाग 9 और भाग 9A कैपिटल ए, जिसमें नगर निगम, नगर पंचायत के संबंध में जो चुनाव हैं उनके संबंध बताया गया। ये ए कौन लिखा है? राष्ट्रपति का चुनाव। ये देखिए पॉजिटिव नहीं पूछा भाई, इसमें निगेटिव पूछा है। हाँ जल्दी डिलीट कर लो, ठीक है, ठीक है, जल्दबाजी नहीं करना है। यही मैंने आपको अभी बताया कि निर्वाचन आयोग अधीक्षण, निदेशन, नियंत्रण, ऐसा लगेगा पहले वाला क्वेश्चन फिर आगे लगता है, लेकिन यहां पर हमने क्या पूछा है? नोट, कौन सा कार्य नहीं करती, या निर्वाचन आयोग इनमें से किसका चुनाव नहीं कराती। अब निर्वाचन आयोग कौन सा कार्य नहीं कराती ना लिख करके थोड़ा लंबा क्वेश्चन लिख दिया, अधीक्षण, निदेशन, नियंत्रण, ठीक है, तो इसका आंसर ऐसा लगेगा राष्ट्रपति का चुनाव भी होता तो है, तो आगे कोई पढ़ता ही नहीं है। हमें अब माइनस मार्किंग वाले क्वेश्चनों में पढ़ने की आदत अपनी डाल करके चलना है कि इसमें 4 ऑप्शन पढ़ने के बाद ही तय कर पाना है कि हमें कौन सा आंसर सही है कौन सा गलत। नहीं पता चला एक बार गोला भरा OMR में काम खत्म हो गया, ठीक है। चलिए, हाँ 243 के पंचायतों के लिए है पार्ट 9A। अगला क्वेश्चन, धर्म, जाति, मूल वंश या लिंग के आधार पर विशेष निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा किया जा सकेगा। बताइए कथन क्या है? सत्य है, असत्य है, अंशतः सत्य है, अंशतः असत्य है। धर्म, जाति, मूलवंश या लिंग के आधार पर विशेष निर्वाचक नामावली में कि मैं इस जाति का हूं, इस धर्म का हूं, इस लिंग का हूं, इस मूल वंश का हूं, हमारा नाम यही लिखो। क्या ऐसा कोई दावा कर सकता है कि विशेष निर्वाचक नामावली तैयार की जाए? आंसर दीजिए। भारतीय संविधान के अंतर्गत क्या कोई अभी निर्वाचक नामावली बन रही है? क्या कोई दावा कर सकता है कि मैं SC कैटेगरी का हूं तो मेरा नाम SC वालों में लिखा जाए, मैं ST का हूं तो ST वालों में लिखा जाए, हमारी मूल वंश, हम पूर्वोत्तर राज्य वाले हैं तो हमारा नाम वहीं लिखा जाए, ठीक है, या हम विशेष धर्म के हैं तो हमारा नाम योगी आदित्यनाथ जी के क्षेत्र में लिखा जाए? क्या ऐसा कोई कह सकता है? तो यहां पर आंसर है असत्य है। और ये लिखा कहां है? तो अगली बार का क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि धर्म, जाति, मूलवंश के लिंग के आधार पर विशेष निर्वाचक नामावली में सम्मिलित होने का दावा नहीं किया जा सकता। ये कहां लिखा है? जैसे असत्य तो आपने बता दिया, ये सही आंसर, लेकिन ये लिखा है आर्टिकल 325। हाँ, और जब आप आंसर दिया करें तो बहुत बढ़िया, अच्छा कर रहे हैं आप लोग, अच्छे आंसर दे रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि संविधान के आर्टिकल में भी आपको अप्रोच बढ़ानी है। नहीं यही क्वेश्चन लिख देगा दावा किया जा सकेगा, असत्य है, किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल याद करने का तरीका भी है, 324 में भी आपने पढ़ ही लिया है 3 चीजें। सॉरी, इसके पहले वाला जो था कि अधीक्षण, निदेशन, सॉरी हाँ, अधीक्षण, निदेशन, नियंत्रण 324 में है, फिर 326 में वयस्क मताधिकार है, तो 325 बीच की बच रही है। क्या है इसमें भाई? तो इसमें यही लिखा हुआ है, ठीक है। तो धर्म, जाति,
लिंग के आधार पर हम दावा नहीं कर सकते कि हमारा नाम इसी क्षेत्र में ही हो। इंदौर में अगर निर्वाचक नामावली तैयार होती है तो भाई वहां एससी भी, एसटी भी, महिला भी, पुरुष भी, किन्नर यदि रहते हैं तो किन्नर भी, और किसी भी धर्म जाति विशेष का हो, मुस्लिम है तो मुस्लिम भी, सबका नाम वहां लिखा जाएगा। कोई इस आधार पर दावा नहीं करेगा कि हम इस जाति, धर्म या लिंग के हैं, हमारा नाम इसी निर्वाचक नामावली में होना चाहिए। ठीक है, मेरी ख्याल से बात समझ में आ रही होगी कि माइनस मार्किंग के हिसाब से हमें तैयारी अब कैसे करना है। ठीक, अब वो जमाना गया कि 326 में क्या है, 325 में क्या है। ठीक, चलिए, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ये आंसर भी लगभग सबको पता होगा। ठीक, बताइए आंसर इसका क्या है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस, बालिका दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, और एक और महत्वपूर्ण दिवस आता है उन्हीं के साथ साथ। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? बाय क्रांति भी, ये क्या लिखा है आपने? भड़ा आ रही है सर, फंस रही है आवाज। आवाज क्लियर नहीं है क्या? हाँ, डी नंबर 25 जनवरी, 24 जनवरी, 25 जनवरी और 26 जनवरी, और एक 12 जनवरी भी पढ़ सकती हो, युवा तो वही हो, तो जो युवा है युवा दिवस भी पढ़ेंगे। 25 जनवरी 1950 को स्थापना होती, ठीक है, मतलब 25 जनवरी, ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना। ठीक है, अभी जनवरी चल ही रहा है, तो 24 को बालिका दिवस, 25 को मतदाता दिवस, 26 को गणतंत्र दिवस और 12 तारीख को युवा दिवस। ठीक है, चलिए, तो 25 जनवरी, बहुत बढ़िया। आगे, भारत में वर्तमान समय में मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो कौन है? इनका काफी विवाद रहा है। अभी बिहार में जब चुनाव हुआ तो इनका खूब नाम फेमस हुआ, तो इसका भी आंसर आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल संविधान पढ़ रहे हैं या पॉलिटी पढ़ रहे हैं, आयोग पढ़ रहे हैं तो केवल आयोग के आर्टिकल ही पढ़ लेना है। ठीक है, काफी विवादित नाम रहा है कि भाई अभी SIR जिनके समय में हुआ, उनका नाम लेकर के बिहार की जनता ने, जिनका नाम कट गया था, उन्होंने अनाप शनाप के वक्तव्य भी दिए। तो बताइए उनका क्या नाम है, या वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो कौन है? विवादित रहे हैं, विवादित नहीं मतलब कहना चाहिए कि विवाद उनमें काफी रहा है, या बिहार की जनता ने राजनीतिक पार्टी से जोड़ करके उनका नाम लिया जबकि वो संवैधानिक एक पद है, तो ऐसी परिस्थिति में उनका नाम और फेमस हो जाता है। या SIR किसके समय में हुआ अभी, अब ये क्वेश्चन हमेशा रहेगा। ठीक है, तो यहां पर ज्ञानेश कुमार जी, बहुत बढ़िया, सबको याद है। ठीक है, ऐसा तो नहीं कोई ऑनलाइन बैठ करके देख रहा हो बाजू में दूसरा मोबाइल चालू करके। ठीक है, आंसर ध्यान रखिएगा, ज्ञानेश कुमार, काफी फेमस रहे ये। ठीक है, और कहा भी गया कि पार्टी ने इनको बनाया है, तो अभी उसमें शायद लालू प्रसाद यादव जी के बेटे का भी वक्तव्य रहा है। ठीक है, तो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों के संबंध में ऐसे लांछन बिना आधार के तो नहीं लगाना चाहिए। बाकी ठीक है, पार्टियां जो काम कर रही हैं, लेकिन जिनका नाम ज्यादा फेमस हो जाए उनका क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान रख करके चलिएगा। ठीक है, ज्ञानेश कुमार जी। अगला क्वेश्चन, लोक सेवा आयोग का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में? हमने भाग पूछा है, ना कि अनुच्छेद। ये भाग अनुच्छेद, अध्याय तो बहुत है, अध्याय पढ़ने की आवश्यकता उसमें नहीं रहेगी, परंतु भाग और अनुच्छेद जब पूछा करें थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो अभी क्वेश्चन पढ़ते समय हमने कई बार ये डिस्कशन में लिया है कि इसमें भाग ये आपको याद हो ही गया होगा लोक सेवा आयोग का। ठीक है, और ये इसलिए भी क्वेश्चन बार बार दे रहा हूं कि 14 ये आपको रटा हुआ रहे। ठीक है, तो कहां से कहां तक है बताइए, कौन सा होगा? 2-3 बार तो लिख ही चुका हूं मैं। हाँ, पार्ट बोलते हैं भाई, ऑर्ट नहीं। ठीक है, 15 लिख रहे हैं आप। कौन लिख रहा? लोक सेवा आयोग पूछा है, आर्टिकल 324 लिख रहे हो। 324 में निर्वाचन आयोग है, और मैं पूछ रहा हूं, देखो लोक सेवा आयोग पूछ रहा हूं और दिमाग तुम्हारा निर्वाचन आयोग में चल रहा है, यही तो कंफ्यूजन होगा। 315 से 323 सब बता रहे हो, लेकिन इसमें ये तो मुझे बता दो कि मैंने जो पूछा पार्ट, मैं पार्ट पूछ रहा हूं और आप बता रहे हो अनुच्छेद, और अभी मैंने 2 से 3 बार बताया है। समझ रहे हो कि नहीं?
गलतियां कहां होने वाली हैं? फिर तुमने लिखा 315। अरे भाई वो तो पता है कि लोक सेवा आयोग 315 है, मैं अनुच्छेद नहीं पूछ रहा। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपसे भाग पूछ रहा हूं। हाँ, अब किसी ने दिया, किसी ने 15 लिखा है, कोई 324 लिख रहा है, कोई डी नंबर लिखा है, डी नंबर 15, बहुत बढ़िया। 315, फिर 14 14 14। इतनी देर बाद दिमाग की बत्ती जली है, ठीक है। जबकि अभी 3 से 4 बार मैंने आपको अभी क्लास में डिस्कशन किया और बताया, और अगर आप मेरी क्लास कर रहे हो तो ये क्वेश्चन को नोट कर लेना, ये बहुत कंफ्यूजन करेगा। 14 ए कौन लिख रहा है भाई? देखिए फिर से समझा रहा हूं, कितनी बार समझाऊं। 315 से 323 कभी भूले तो ये 323 ए से लेकर के बी, और ये सब बेरक से नहीं पढ़ते हो इसलिए सब कंफ्यूजन में रहते हो। और फिर 324 से लेकर के 329, और इनको अब जो लोग आंसर गलत दे रहे थे, कुछ तो ऐसे भी हैं जो पार्टिसिपेट भी नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। तो जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिनसे गलती हो रही है, ये आपका प्लेटफॉर्म है, यहां से आपकी गलतियां सुधरेंगी और कई नई चीज आप सीखेंगी, ठीक है। और माइनस मार्किंग का बहुत ज्यादा लोड मत लेना, लेकिन ये है कि ऐसा नहीं मजाक में ले लेना, नहीं फिर ये गड़बड़ी होगी। देखिए कंफ्यूजन हो, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना कि आपके दिमाग में 324 जो लिखा है उसके दिमाग में क्यों आ गया भाई। यहां मैं कितनी बार बताया कि लोक सेवा आयोग पूछा है, और उसी का आप पेपर देने जाने वाले हो, उसी की आप तैयारी कर रहे हो। तो अगर मध्य प्रदेश पीएससी या मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हो और उसी के बारे में आपको पाठ नहीं पता है, तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। तो सबसे पहले तो अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर मैं जिसकी तैयारी कर रहा हूं, जैसे मैं जब जुडिशरी में पढ़ाता हूं तो हमेशा बच्चों को बोलता हूं कि न्यायपालिका के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है, तो सीधी सी बात है कि अगर आप कभी प्रारंभिक परीक्षा निकाल भी ले गए, मेंस भी निकाल ले गए, तो इंटरव्यू में आपको घसीटा जाएगा कि भाई जहां आपको जाना है उसके बारे में पता ही नहीं है आपको आर्टिकल। तो वहां के जो विद्यार्थी होते हैं ऐसे आर्टिकल याद कर लेते हैं कि जहां जहां पर न्यायालय का काम हो सबसे पहले उनको ध्यान रखना है, बाकी फिर पर एक करंट की घटना है। तो अगर आप पीएससी के स्टूडेंट हैं तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट भी है कि सबसे पहले पीएससी का पार्ट और आर्टिकल याद रहे। ऐसी गलती सुधार योग्य नहीं है, और ये माफी योग्य नहीं है कि आप जिस विभाग में जा रहे हैं, जिसकी आपको आगे चल के रोजी रोटी प्राप्त होने वाली है, उसी का आपको भारतीय संविधान आर्टिकल पता नहीं है। तो कौन पढ़ेगा संविधान? सब्जी वाला कि हम और आप? ठीक है। तो जो हैं जैसे संवैधानिक संरक्षण, मेरी पर्सनल मंशा रहती है कि हर विद्यार्थी को 311 पता हो, ताकि वो भविष्य में जब कभी भी अधिकारी बन जाता है तो उसको अपने संवैधानिक अधिकार तो पता हो कि मेरे क्या क्या अधिकार हैं। आर्टिकल 309 पता हो कि सिविल नियमावली क्या है, किस आधार पर आपने पोस्ट प्राप्त की है, आपको सरकार कैसे भगा सकती है, आपके क्या क्या राइट हैं, और आपको राइट ही पता नहीं तो फिर तो आप में और बाकी लोगों में क्या अंतर? ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया। तो एक ने पूरा लिख ही दिया, एमपीपीएससी, यूपीएससी, जेपीएससी पार्ट 14, बहुत बढ़िया। 315 से 323 कभी भूलेगा तो नहीं, और भूले तो मेरी बात याद कर लेना, सर ने बहुत सुनाया था इस बात पर। आप जहां की तैयारी कर रहे हैं पीएससी, वो पार्ट 14 में है, 315 से 323 में है। बाकी 323 के बाद 324 स्टार्ट होता है, तो पार्ट 14 के बाद 15 है। हाँ, बीच का ये मत भूल जाना, नहीं पता चला दोनों याद कर लिए, बीच में क्वेश्चन आ गया, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, और इसको मैंने कहा भी है 42वें संविधान संशोधन से जुड़ा गया है, 1976 से। जब पढ़ाएंगे क्लास में तो पूरा आपको बताएंगे ट्रिब्यूनल क्या होता है, क्या चीजें रहेंगी, सब डिस्कशन करेंगे। ठीक है। तो चलिए, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्वेश्चन पकड़ने में गलती नहीं करना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना कि लोक सेवा आयोग पूछा है कि निर्वाचन आयोग पूछा है। नहीं, क्या होता है पढ़ते पढ़ते दिमाग इतना थक जाता है कि सीधा वहां हमें आयोग दिखता है, और पहला आंसर दूसरा आंसर जहां देखा 14, जैसे कई लोगों के आंसर हो गए 14 क्यों? क्योंकि पहली बार में दिख रहा है तो लगेगा यही है, लास्ट तक हम पढ़ते नहीं है। ठीक है, कई बार 14 देखा, कई बार 15 देखा, ऐसा लगा 15 पढ़ा हुआ लग रहा है, तो सीधे आंख वहां जाती है, ऊपर का देख ही नहीं रहे। या कई बार ऐसा दिमाग लगाते हैं 14 ए है तो ये दोनों तो होंगे नहीं, लगता है कोई अलग ही होगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख करके चलेंगे। भाग 14 याद रहेगा। चलिए 315 का एक, वैसे इतना टफ क्वेश्चन नहीं आएगा, पर माइनस मार्किंग में कुछ कह नहीं सकते। आप लोगों को पता है, आप लोग ज्यादा अनुभवी हैं पीएससी में मेरे से, ठीक है, कि पीएससी में ऐसे कई क्वेश्चन आपके सब क्लॉज ना भी लिखे लेकिन कंफ्यूज करने वाले पूछेगा। देखिए, इसका भी आंसर मैं चाहूंगा पहले आप लोग दें, इसको भी समझाऊंगा।
315 एक उपबंध करता है। अब कोई नहीं बोलेगा सर जब आपसे हमने क्लास पढ़ी थी तो आपने तो सब चीजें नहीं पढ़ाया था। भाई उस समय माइनस मार्किंग नहीं थी, सिलेबस जो था वो उसमें पुराने पेपरों के आधार पर क्वेश्चन ऐसे आते थे कि बहुत सिंपल सिंपल, तो अनावश्यक रूप से क्यों डिटेल में जाएं। हाँ, जुडिशरी में हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ाते थे, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक। हाँ, जैसे इन्होंने आंसर दिया अभी स्टेट एंड सेंट्रल, सी लिखा इन्होंने बोथ, ठीक है। आगे और कोई आंसर दीजिए, पूरे ऑप्शन पढ़िएगा फिर समझ में आएगा क्या आंसर है। मैं हट जाता हूं थोड़ा। क्वेश्चन का आंसर दीजिए 315 एक के अंतर्गत। स्क्रीन दिख रही है ना? चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद आंसर दीजिए। 315 एक उपबंध करता है संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग मतलब यूपीएससी, प्रत्येक राज्य के लिए लोक सेवा आयोग, ए और बी दोनों, और तीसरा लिखा संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग एवं 2 या अधिक राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग। चलिए, सब लोगों ने यही दिया, ठीक है, मतलब आपने अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। सी नंबर। अब इसका जब लाइन पढ़ेंगे, अब ये कंफ्यूजन ये भी आएगा, देखो वहां पे हमने सब +1 लिख दिया, इसमें जब पढ़ते हो तो यहां लिखा रहेगा कि संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग रहेगी मतलब यूपीएससी, और प्रत्येक राज्य के लिए। अब दिमाग वहां हमारा ये लगने लग जाता है कि सर फिर ज्वाइंट पीएससी का क्या मतलब है? ज्वाइंट पीएससी का प्रावधान सब क्लॉज 1 में नहीं है। हमने उससे क्या पूछा? सब क्लॉज 1। 315 में तो अगर देखा जाए तो 315 में हमने 3 पीएससी पढ़ा, यूपीएससी, स्टेट पीएससी और ज्वाइंट पीएससी। तो जब हम पढ़ते हैं तो ये पढ़ते हैं, लेकिन जब सब क्लॉज 1 पूछे तो भाई 2 या 2 से अधिक राज्यों की एक पीएससी भी तो हो सकती है। मान लो हरियाणा पंजाब राज्य, तो उनके संबंध में छोटा सा राज्य है, तो क्यों इतना बड़ा आयोग बनाकर बैठे? तो यहां पर हो सकता है उनको दोनों मिलकर के एक आयोग बना ली। तो हम प्रयास करें। अब देखिए यहां पर हर जगह वही है, तो राष्ट्रपति के अनुमोदन से सहमत हो सकेगा। यदि किसी राज्य का राज्यपाल संघ लोक सेवा आयोग के करने का अनुरोध करता है तो वह राष्ट्रपति के बिना अनुमोदन से, एक एक वर्ड इसमें हटा करके जोड़ करके वही क्वेश्चन बना देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान रखना। कौन सा कथन सही है पूछा हमने। हाँ अच्छा, क्लास रुक गई थी, ठीक है। पहला ऑप्शन देखिएगा, इसमें क्वेश्चन पूछा हमने कौन सा कथन सही है। यदि किसी राज्य का राज्यपाल संघ लोक सेवा आयोग से, तो कौन किससे? राज्य का राज्यपाल संघ लोक सेवा आयोग से अगर अनुरोध करता है तो राष्ट्रपति के अनुमोदन से, अब यहां राज्यपाल भी है राष्ट्रपति है, तो किसका अनुमोदन? राष्ट्रपति के अनुमोदन से राज्य की सभी या किन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सहमत हो सकता है क्या? कि ठीक है भाई, राज्यपाल साहब ने कहा कि संघ लोक सेवा आयोग आप हमारे लिए या हमें आवश्यकता है, हमारे यहाँ जीएसटी के कमिश्नर की नियुक्ति करना है स्टेट के लिए, या हमारे लिए कोई अन्य विभाग में अच्छे अधिकारियों की आवश्यकता है, तो आप इसके बारे में नियुक्ति का प्रावधान या नियुक्ति कैसे किया जाए, और या आप ही अपने तरफ से करके हमारे यहाँ भेज दीजिए। तो क्या राज्य के राज्यपाल के कहने पर संघ लोक सेवा आयोग इतना फ्री बैठा है कि यहाँ पर उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कार्यवाही कर देगा? तो कहा गया नहीं। किसके अनुमोदन से? संसद के, राष्ट्रपति के, कार्मिक प्रशासन के, तो राष्ट्रपति के अनुमोदन से राज्य की सभी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए। दूसरा ऑप्शन लिखा है राज्य का मुख्यमंत्री। अब कई बार दिमाग वहां घूमेगा कि भाई मुख्यमंत्री जी तो मतलब पूरा प्रशासन संभालने काम उनका है, तो हो सकता है उनको लगे कि पीएससी से काम नहीं हो पा रहा है तो एक काम करो यूपीएससी से करवा लें। तो क्या मुख्यमंत्री लोक सेवा आयोग से ऐसा करने का अनुरोध करेगा? तो वहां पर मुख्यमंत्री के अनुरोध करने पर राष्ट्रपति के अनुमोदन से राज्य की सभी आवश्यकताओं पूर्ति करने के लिए सहमत हो सकेगा। तीसरा, राज्य का राज्यपाल अगर कहे, अनुरोध करता है, तो वह राष्ट्रपति के बिना अनुमोदन से, अब यहां आपका क्वेश्चन फंसेगा कि बिना अनुमोदन की अनुमोदन। बात समझ में आ रही कि नहीं? क्लियर हो रहा कि नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखना, बिना अनुमोदन, अनुमोदन राष्ट्रपति की कर सकता है कि नहीं। फिर उसके बाद लिखा संघ लोक सेवा आयोग किसी राज्य की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता। अब इसका क्वेश्चन पूछेगा क्या है,
तो यहां इसका आंसर आपने दिया बी। बाकी लोग भी आंसर दीजिए थोड़ा पढ़ करके, अब समझ जाना। इसी तरह के अगर क्वेश्चन आ गए, बड़े बड़े से क्वेश्चन, थोड़ा सा ऑप्शन उसके बड़े रहें, तो वहां पर कैसी स्थिति होगी। ठीक है, और क्वेश्चन देख करके डर मत जाना। हाँ, किसी ने लिखा ए, किसी ने लिखा बी, इसका आंसर है ए। ठीक है, कई बार आप इसमें चारों ऑप्शन जब पढ़ेंगे तो कई बार राष्ट्रपति के अनुमोदन, बिना अनुमोदन, वहां कंफ्यूजन आपका आएगा। कई बार अगर आपने दिमाग लगाया कि मुख्यमंत्री जी को प्रशासन संभालना है तो ये कह सकते हैं, तो ऐसा नहीं होता है भाई। नियुक्ति तो राज्यपाल करते हैं ना भाई। पीएससी से अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो नियुक्ति पत्र कौन देंगे? राज्यपाल महोदय। तो राज्यपाल अगर कहें यूपीएससी से कि हमारे यहाँ की ये आवश्यकताएं हैं, इनकी पूर्ति करने के लिए आप अपनी तरफ से कार्यवाही करिए, या सहमति अपनी दे देता है, तो राष्ट्रपति के अनुमोदन से, बिना अनुमोदन के कुछ नहीं होगा, से ही यूपीएससी राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सहमत हो सकता है कि ठीक है ऐसा कार्य। और ऐसा लिखा कहां है? तो 315 का सब क्लॉज 4। तो अभी आपको एक क्वेश्चन 315 का एक पढ़ाया था, अब 4। ठीक है, तो यहां पर यह क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है, थोड़ा टेक्निकल है। 4 ऑप्शन पढ़ते पढ़ते जो थकान लगती है उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, और आगे के क्वेश्चन लेकर के अपन फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। और क्लासेस अब जो लगेंगी इस बार की, वो थोड़ा दूसरे तरीके से पढ़ना होगा, क्योंकि आपके पेपर में निगेटिव मार्किंग कॉन्सेप्ट आया है। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते समय अब आधा अधूरा नहीं छोड़ना है, पूरा पूरा पढ़ करके क्वेश्चन हमें हल करना है। चारों ऑप्शन पढ़िए बहुत धैर्य के साथ, फिर उसके बाद उसका आंसर दीजिए। ठीक है, बाकी ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। थैंक यू।